तो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में मदद करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 1 का फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये चैप्टर है क्लास 12th फिजिक्स का। 30 मिनट में मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। और यही नहीं मिस, इसके दौरान आपको ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से डेरिवेशन एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं। तो ध्यान से बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाए कि क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है और पूरा जबरदस्त तरीके से आपको चीजें आ जाए। पेन पेपर निकाल लीजिए नोट करने के लिए। बातों को आगे लेके चलते हैं बेटा। ये देखिए अगली स्लाइड, यहां पर मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, डेरिवेशंस सब बना दिए हैं और सबका लिंक भी यहां लगा दिया है इस शीट पर। और वीडियो लाइब्रेरी पर जाने के लिए मैं लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप जा सकते हैं, अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। जो बच्चे ये चाहते हैं कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाए तो वो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और पढ़ाई को नोट्स बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। आपके लिए दो इंपॉर्टेंट जबरदस्त कोर्सेज मैंने बनाए हैं। एक 12th पीसीएम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जस्ट 299 में 10 साल के इसमें सॉल्व क्वेश्चन है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। दूसरा है क्वेश्चन बैंक ऑल इन वन पीसीएमबी का, सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी वगैरह सब, जस्ट 499 में 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। इसके लेने के लिए आप जा सकते हैं अरविंद एकेडमी ऐप पर, लिंक मिलेगा स्टोर सेक्शन में, क्लिक करके लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके स्टोर सेक्शन में जाइए और कोर्स को ले लीजिए और शानदार पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाइए। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो तो पार्टिकल है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो निगेटिवली चार्ज है या प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। कभी भी इलेक्ट्रॉन बिना निगेटिव चार्ज के आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसके बिना उससे उसकी पहचान है। जैसे मिठाई मीठी होती है तो मिठाई का मीठापन उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। कड़वी मिठाई आपने नहीं खाई होगी। दूसरी बात ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसा आप देख रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। और इन्वेंशंस या काफी आगे जो मॉडर्नाइजेशन फिजिक्स का हुआ उसमें कई बातें और ढूंढी गई हैं चार्ज को लेके, लेकिन हमारी क्लास 12th पर जेई नीट तक की जो पढ़ाई है वहां पर फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के चलेंगे, जिसकी वैल्यू देखिए लिखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपको पता है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है। आगे बात करते हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक का मतलब एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो आपस में रिपल्शन करते हैं। देखिए यहां पे दिख रहा है ये रिपल्शन कर रहे हैं। और जो अपोजिटली चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्जेस, वो अट्रैक्शन करते हैं, जो यहां पे दिख रहा है। ये क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे की बात बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिए कि इस पे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। जब कोई मटेरियल निगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मतलब होता है उस पर इलेक्ट्रॉन एडिशनली आए हैं, जिससे उसका मास बढ़ जाता है। और अगर कोई मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका यह मतलब है कि उसमें से मास निकला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है। तो यहां पर मास घट जाता है। की पॉइंट क्या हुआ? कोई भी मटेरियल अगर निगेटिवली चार्ज है तो मास पहले से उसका बढ़ा है, कोई भी मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले से उसका मास घटा है। आगे देखते हैं हमारे लिए क्या पॉइंट है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। एक एक करके देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहली एडिटिविटी की हम बात करें तो जब भी हम किसी सिस्टम में चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, इनका एल्जेब्रिक सम हम करते हैं। यानी मान लीजिए ये Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है और Q3 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तो यहां पे जो नेट चार्ज होगा वो Q बराबर प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 होगा। यानी टोटल चार्ज जब भी करेंगे विथ साइन करेंगे, इसीलिए बोलते हैं एल्जेब्रिक सम है। तो एडिटिविटी की यही प्रॉपर्टी है कि विथ साइन आप चार्जेस को जोड़ सकते हैं और नेट चार्ज आप बता सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है आपके लिए, कई बच्चे भूल भी जाते हैं, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी जब भी एक बॉडी से आप दूसरे बॉडी में चार्ज को देंगे या लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल चार्ज के रूप में जाएगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएगा या 10 जाएगा या 1000 जाएगा या 1,00,000 जाएगा। कहने का मतलब है आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फोड़ नहीं सकते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आप किसी को चार्ज देते हैं या इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आधा इलेक्ट्रॉन, पौन इलेक्ट्रॉन, सवा इलेक्ट्रॉन तोड़ फोड़ के नहीं दे सकते, इसी को लिखते हैं Q इज इक्वल टू एन, और n को लिखा है 0 +-1 +-2, यानी अगर आपका निगेटिवली चार्ज जा रहा है तो -n ही हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो +n ही हो जाएगा। इतनी सी बात है, इसलिए प्लस माइनस लगाया गया है। ये क्वांटाइजेशन को दिमाग में जरूर रखिएगा। तीसरी बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर कोई चार्ज आपस में है तो ये हमेशा कंजर्व रहते हैं। मतलब इसमें इसका जो नेट चार्ज आप निकालोगे, जैसे मैंने लिखा नेट चार्ज Q, ये +Q1 -Q2 ये हमेशा बने रहने वाला है, ना इसमें घटोत्तरी होगी ना बढ़ोतरी होगी। ध्यान रखिएगा, नेट चार्ज की यहां बात हम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि नेट चार्ज तो ना बन सकता है ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें प्लस और माइनस एक साथ बन सकता है? उतना प्लस जितना माइनस है, या घट सकता है? तो उसका आंसर है, और आपके यहां पूछा भी जाता है, उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। ये एक इक्वेशन लिखी है, गामा रेस का मतलब होता है ये बेटा रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब जैसे धूप समझते हो वैसे ही एनर्जी है। मतलब रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन? एनर्जी। और इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज और इसी के बराबर +E के बराबर पॉजिट्रॉन बन जाता है। अब पॉजिट्रॉन पे रिसर्च नहीं करिएगा, हमारे कोर्स में कोई इसकी डिटेल वर्जन नहीं है। इतना समझ लीजिए कि हम एक साथ माइनस और प्लस को बना सकते हैं, लेकिन पहले भी यहां नेट चार्ज देखिए 0 था। अगर हम बात करें और यहां भी प्लस माइनस को जोड़ोगे तो अब भी जो नेट चार्ज है वो 0 है। बात समझ में आपको आ रही होगी, पहले भी नेट चार्ज 0, अब भी नहीं। तो इस वजह इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। दूसरी बात इसी तरह होती है जिसे बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब होता है प्रलय होना या विध्वंस होना। मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो पॉजिट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे में आके लड़ जाते हैं बहुत स्पीड से। जैसे कि दो कारों की टक्कर हो और दोनों लड़ें और गायब हो जाएं। गायब होने का मतलब क्या बन जाए? रेडिएशन। इस तरह का कुछ काम होता है, या एनर्जी। तो ये दोनों जब बहुत तेजी से टकराते हैं तो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भस्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये गायब होने में क्या, एक माइनस एक प्लस दोनों गायब हुए। तो अब भी जो नेट चार्ज यहां कितना था? ये नेट चार्ज था बेटा जी 0, और यहां पे भी नेट चार्ज क्या मिला है? 0। यानी अभी भी नेट चार्ज ना घटा है ना बढ़ा है, लेकिन एनिहिलेशन मैटर में दो पार्टिकल टकरा के चार्ज वाले खत्म हुए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सिंगल नेट चार्ज नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, आपके यहां पूछी जाती है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। आगे की बात करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन में क्या है कि किसी भी बॉडी को आप रब कर दीजिए। जैसे कि आप कंघा ड्राई कॉम्ब लेते हैं, कंघे को सूखे बालों में रगड़ दें और आप ले जाएं छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास, तो खींच लेता है। तो वो क्या हो गया? फ्रिक्शन की वजह से उस कंघे में, कॉम्ब में चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, तो इसे फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरी कंडक्शन, किसी भी चार्ज पार्टिकल को दूसरे अनचार्ज से आप रख देंगे तो ये तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो। इसे बोलते हैं कंडक्शन। छुआ के जो चार्ज को फ्लो किया जाता है, ठीक है। कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है वो कंडक्टर। दूसरा इंडक्शन। इंडक्शन वाला अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें चार्जेस जो हम चार्ज क्रिएट करते थे, बॉडी को चार्ज करते थे, उसमें उसको छुआने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये बॉडी है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल ले आए, सपोज करिए प्लस प्लस, तो पोलराइजेशन से माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर, और इसको अर्थ से हम टच कर देते थे तो ये प्लस वाला चला जाता था, या यहां से इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देते थे और ये अब इसके बाद निगेटिवली चार्ज मिल जाता था। ये ब्रीफ मैंने बात बता दी आपको इंडक्शन की, अब ये कोर्स में नहीं है। आगे की चर्चा फटाफट बढ़ाते हैं, कूलाम्स लॉ। तो देखिए कूलाम्स लॉ क्या है, ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। अभी तक आप जानते थे कि दो लाइक चार्जेस रिपल करेंगे एंड लाइक अट्रैक्ट करेंगे। कितना फोर्स लगा के अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो इससे पता चलता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², दोनों के बीच की दूरी r है। इस कुछ कांस्टेंट्स आप याद रखिएगा, जैसे 1/4πε0 वैल्यू होती है 9 × 10⁹ विद सुटेबल SI यूनिट्स, और ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए।
8.85 इंटू 10⁻⁻12 विथ सुटेबल यूनिट्स। ध्यान रखिएगा जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है जो यहां पर लिखा गया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जिसमें देखिए वेक्टर के निशान है। तो ये F21 लिखने का मतलब जो पहले आ रहा है उसका मतलब है फोर्स उस पर लग रहा है, तो F21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एक पर लगने वाला फोर्स दूसरा जो लगा रहा है, जो पहले है उस पे फोर्स लग रहा है। तो ये F21 इधर देखिए फोर्स लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या कर देते हैं R⁻12, ये जो लिख रहा है ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स है, और ये डायरेक्शन क्या है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, ये देखिए एरो बनाया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है। आप पहचानते होंगे यूनिट वेक्टर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, केवल डायरेक्शन देने के लिए, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं, ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, मतलब इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बस अलग अलग होता है। अब इसी को वेक्टर फॉर्म को इस तरह से भी कई किताबों में लिखा जाता है जो मैंने यहां पर आपको लिखा है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 कैसे लिखा गया है। ये इसका डायग्राम है, उस तरीके से भी लिखा जाता है, और पीछे वाला जो हमने देखा था ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैंने इसलिए बताया कि आपको यह ना लगे कि चीजें रह गई हैं। आगे की बात करते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ये जो फॉर्मूले में ये जो वैल्यू आ रही थी, दिस इज परमिटिविटी। परमिटिविटी होती क्या है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लगने वाला फोर्स बदल जाता है। जो दो चार्ज अगर आपने रखे हुए हैं वैक्यूम में तो कुछ और फोर्स लगेगा, और अगर हमने इन्हीं दो चार्जेस को पानी में डाल दिया है तो पानी की परमिटिविटी कुछ और होगी, वाटर। तो इस वाटर की परमिटिविटी की वजह से लगने वाला फोर्स अब बदल जाएगा। तो परमिटिविटी क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है जो फोर्स कितना लगेगा उसको लिए डिसाइड करने का अहम रोल अदा करती है, और ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है 8.85 10⁻⁻12। आगे की बात देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम लोग दिखाते हैं के से, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेटा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये रेशियो होता है। तो एप्सिलॉन आर का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है जितना फोर्स वैक्यूम में है डिवाइडेड बाय फोर्स अब मीडियम के अंदर। वैक्यूम में जितना है उसको डिवाइड कर दीजिए मीडियम से, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। कई इस पे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। वैक्यूम का 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एयर का लगभग 1, और वाटर का आपके लिए 80 होता है, जैसा आप पहचान पाए होंगे। कोई भी चीज वाटर में रखेंगे वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से वो 80 गुना कम हो जाएगी, F/80 आ जाएगा। इस तरह से बातचीत करते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसे आपके पास 3 चार्जेस दिए हुए हैं और यहां पर Q3 पर लगने वाला फोर्स निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये Q1 कितना लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, F31 3 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, 3 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2, इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वही नेट फोर्स आपको निकालना है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है बेटा, बस बात खत्म। अब ये यहां पर 3 पार्टिकल सिस्टम या 4, हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी चार्ज पर उन सब का वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर सम का मतलब होता है दिशा के हिसाब से, और आपका ये नेट फोर्स निकल आएगा और काम बन जाएगा। देखिए लिखा है ना नेट फोर्स Q3 पर कितना है, Q3 पर कितना है, दोनों सिस्टम में। आगे बढ़ाते हैं बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर कोई सोर्स चार्ज है, कहीं पर चार्ज रखा है, तो उसके पास में जब आप टेस्ट चार्ज लाते हैं, ये क्या है टेस्ट चार्ज, समझ लीजिए। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और बहुत ज्यादा छोटा, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जब ये टेस्ट चार्ज इसके आसपास लाया जाता है तो वो एक फोर्स फील करता है। अगर वो फोर्स फील कर रहा है तो हम समझ जाते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर नहीं फील कर रहा है तो नहीं है। तो यहां पर अगर फोर्स फील कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। F लग रहा है फोर्स, और जितने पर लग रहा था चार्ज पर Q0 से डिवाइड कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और प्रिसाइसली स्पष्ट तौर पे ये फॉर्मूला लिखा जाता है Q0 टेंडिंग टू 0, मतलब ये इतना छोटा हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा आप जानते हैं, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है इसका, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा हो
वही डायरेक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा हो गई। आगे बात करते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना बनता है। तो ये सोर्स चार्ज है, ये क्या है, पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है जो कि इससे r डिस्टेंस दूर है। तो यहां एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं जानने के लिए, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस चार्ज, सोर्स चार्ज, उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये यहां ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अगर Q कांस्टेंट है तो 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अक्सर आपसे डाइपोल में कंपैरिजन पूछते हैं जिसकी हम चर्चा अभी करने वाले हैं आपसे। अगली चीज बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं, माइकल फैराडे ने दी थी, वास्तव में नहीं होती हैं। और ये वो कर्व होते हैं कि अगर यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें तो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, उसी पाथ को हम प्लॉट कर देते हैं। इस लाइन पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दें तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है। ये इसकी खूबी है और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझाने में आसानी करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जल्दी जल्दी इसको भी कर लेंगे प्यार से। कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व है, आपने देखा था कि यहां पर ये जो लाइन है ये रुक रुक के नहीं बनाई जाती, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, प्लस से शुरू होगी और माइनस पे खत्म। अगर ये प्लस हम बना दें तो यहां से स्टार्ट होकर यहां पर टर्मिनेट हो जाएगी, प्लस से शुरू माइनस से खत्म। क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। इस क्लोज्ड लूप का मतलब जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि नॉर्थ और साउथ अगर है तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये क्लोज लूप है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, लेकिन इसमें कोई क्लोज लूप नहीं है, प्लस से निकल के माइनस पे खत्म। तो नो क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। से टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज कंडक्टर रहती है। जो चार्ज कंडक्टर है वहां हमेशा, जैसे मैंने यहां बनाया तो ये देखिए सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सरफेस कंडक्टर से 90 डिग्री बनाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती है लेंथ वाइज, मतलब जैसे यहां पर है ये लेंथ वाइज सिकुड़ना चाहती हैं। यही बात समझाते हैं कि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और लेटरली का मतलब है कि अगर प्लस प्लस मैंने ले रखा है तो इस तरह ये लेटरली एक दूसरे को एक्सपैंड करती हैं, यानी रिपल्शन को हम इस तरह से समझाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात है। मेजर चीज जो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स के लिए देखिए है, पॉइंट चार्ज के लिए इस तरह से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। ये प्लस माइनस एक तरह का डाइपोल है, सेम चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट, इस तरह का यहां पर शेप मिलेगा। और दो इक्वल चार्जेस हैं, सेम का मतलब है यहां प्लस क्यू रखे हैं और यहां भी प्लस क्यू। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाओगे, ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लेते हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको। अगली बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह जाती हैं जैसे जूते का ब्रश नहीं होता है, खड़ी खड़ी जैसे टूथब्रश होता है, दोनों तरफ निकाल दो उसको, उस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहां पर मिलेंगी। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग अगर हमारे पास है, अलोंग द एक्सेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला देखिए होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 QR, जितना चार्ज दिए हैं, R है यहां से डिस्टेंस O से E तक, और कैपिटल R इसकी रेडियस है, स्मॉल r इसका डिस्टेंस है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन 3/2। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने लिख दिया यहां पर, प्लस के लिए अवे और माइनस के लिए टूवर्ड्स द रिंग। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए क्या होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेम चार्ज बट अपोजिट इन नेचर, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो स्मॉल लेंथ से डिस्टेंट होते हैं, एक छोटी सी दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल की जो ये नापने के लिए कि कौन सा डाइपोल ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है वो है इसका डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L, ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जैसे कि HCl H2O जो हमें
नेचर में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं आइडियल या पॉइंट डायपोल क्या होता है। जिस डायपोल की लेंथ टेंडिंग टू जीरो होती है लेकिन फिर भी उसका डायपोल मोमेंट है, उसको हम बोलते हैं आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल। कहने का मतलब उस डायपोल की लेंथ लगभग जीरो होगी, बहुत छोटा होगा, लेकिन उसका मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोमेंट डायपोल मोमेंट होगा, ऐसे को हम बोल देंगे पॉइंट डायपोल या आइडियल डायपोल। डायपोल फील्ड आपसे ही पूछा जाता है कि प्लस माइनस चार्ज है तो इसका नेट चार्ज हो गया जीरो, फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसलिए क्योंकि प्लस माइनस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। एग्जांपल पूछते हैं कि ऐसा कोई चीज बताओ जो नेट चार्ज जीरो है फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनावे। इलेक्ट्रिक डायपोल जो 1/r³ के हिसाब से वेरी करता है, जबकि पॉइंट चार्ज, ये डिफरेंस जब पूछते हैं तो आपसे पूछते हैं पॉइंट चार्ज के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे बात करते हैं डायपोल की, मतलब एक्सियल पॉइंट, ये इसकी एक्सेस है बेटा, तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया, देखिए इसी डायरेक्शन में। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा 1/4πε0 2p/r³। आर यहां से डिस्टेंस नाप रहे हो और ये वेक्टोरली लिखा यानी डायरेक्शन के साथ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो वही डायरेक्शन होता है -q से प्लस जो डायपोल मोमेंट का होता है, सेम डायरेक्शन। ये एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला हो गया और चीजें हो गई। हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है इसके इन डायपोल के बीचों बीच से जा रहे हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है उसका डायरेक्शन इस डायपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में मिलता है। इसी वजह से यहां देखिए ये आपको यहां पर माइनस लिखा देता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। वेक्टोरली जब लिखते हैं फॉर्मूला ये लिखा है 1/4πε0 p/r³। अगर E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल करोगे तो वैल्यू 2 आ जाने वाली है। आगे बात करते हैं टॉर्क की। तो अगर कोई डायपोल आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसका एंगल बन रहा है थीटा, तो टॉर्क होता है पी साइन थीटा, या आप वेक्टोरियली लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, या टाउ मैक्स का मतलब है पीई। अब यहां कभी कभी आपसे पूछते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम डायपोल का बताओ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब थीटा जीरो हो जाए पी और ई के बीच में, यानी कि पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं जहां पर थीटा 180 डिग्री हो, यानी पी इज एंटी पैरेलल टू ई, यानी पी का जो डायरेक्शन है ई के डायरेक्शन से अपोजिट हो, या ई और पी आपस में अपोजिट डायरेक्शन रखें, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं और आपको पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है, तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, जहां डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम, जहां और कम है उससे कम। इससे आप पता कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव यू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात करते हैं एरिया वेक्टर की। अगर कोई ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि ओपन सरफेस है तो ये किसी भी तरफ ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं। कई किताबों में ए कैप होता है, कई किताबों में एस कैप होता है, किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है 90 डिग्री पर, अंदर नहीं होगा, ये नहीं लेगा, ये अंदर नहीं होगा, हमेशा बाहर को होगा क्लोज सरफेस में। तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है, और क्लोज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये होती क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस नॉर्मली, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उस सरफेस से नॉर्मली, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला लिखा है ई डॉट एस, यानी ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का एंगल लग देंगे, और जब ई यूनिफॉर्म नहीं होती है तो फाई की वैल्यू हो जाती है ई डॉट डी एस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद आ जाती है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बताती है, गॉस थ्योरम बताती है कि क्लोज सरफेस में, कोई भी बॉडी में क्लोज सरफेस चाहिए, उसमें जो नेट फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड का मतलब है गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो और उसका नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स का फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, ई डॉट डी एस। क्यू इनसाइड का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, टोटल नेट चार्ज। ये वैलिड होता है ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं होगा। क्लोज सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी सीधी कुछ भी हो सकती है, लग जाएगा उसके ऊपर। ये आगे बात समझते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इस फॉर्मूले में ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले सारे चार्ज कंसीडर किए जाते हैं। अगर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो सारे चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। यहां देखिए लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है। लेकिन अगर हम क्यू इनसाइड जब लेते हैं ये, तो ये क्यू इनसाइड में अंदर के चार्ज लेते हैं,
इसके फ्लक्स के मामले में, तो ये वैल्यू होती है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो जब हम फ्लक्स की बात कर रहे होंगे, मतलब इनसाइड द चार्ज, तो केवल अंदर वाले चार्ज, और कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, अंदर वाले ही बना रहे हैं या बाहर वाले, तो आप कहेंगे सारे चार्ज बना रहे हैं। अगर इसका मीडियम बदल जाता है तो फॉर्मूले में यहां जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वो एप्सिलॉन हो जाएगा उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक गॉस लॉ, ये जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, देखिए यहां पर अगर एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसका गॉसियन सरफेस बनाकर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ पर कितना चार्ज है, और आर होता है इस वायर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ये ग्राफ बन जाता है। इस ग्राफ को भी याद रखिए, जिस तरह से वेरी कर रहा है आपसे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली प्लेन शीट से कैसे बनती है, इसका फॉर्मूला निकलता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है उसे सिग्मा से दिखाते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनेगा, निगेटिवली चार्ज है तो टुवर्ड्स बन जाएगा। ये मैंने लिखा है यहां पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहां E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम R है, यानी आप इतनी दूरी पर हैं या और दूरी पर चले गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली कोई फर्क नहीं डाल रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर है। अगली बात जो आपके यहाँ बहुत पूछी जाती है, दो स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली स्लाइड है कि अगर हमने लोगों ने दो यहाँ पर चार्ज कंडक्टर लिए हुए हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये इसकी जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो पॉजिटिव हैं और अलग अलग हैं। यहां पर हमने कंसीडर कर लिया है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो यहां पर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जो पॉजिटिव प्लेट होती है उससे अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव वाले की तरफ होता है। तो इससे E1 बन गया अवे और E2 इससे अवे, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर आ जाएंगे तो E1 ये है, 2 ये है, तो 1 वाला भी अवे और 2 वाला भी अवे। इधर भी देखिए E1 अवे, 2 अवे, पॉजिटिव से दूर। अब आप रीजन 1 में अगर कैलकुलेट करेंगे, जो कि रीजन 1 ये है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है, जोड़ दीजिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रीजन 2 में एक दूसरे में घटा देंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, और रीजन 3 में फिर से जोड़ देंगे, तो ये वैल्यूज बन जाएंगी डिफरेंट चार्ज प्लेट्स में। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर्स के लिए भी, कि अगर देखिए सिग्मा बराबर है यहां पर, लेकिन एक प्लस प्लेट है एक माइनस प्लेट है, तो यहां पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, लेकिन माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, देख रहे हो ना, इसकी तरफ। यहां पर इस रीजन में, यानी रीजन नंबर 2 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी, तो रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आप जोड़ देते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो इन प्लेट्स के बीच है। अब रीजन 1 और रीजन 2 में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाती है 0। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल होता है कैपेसिटर्स के अंदर भी, यानी कैपेसिटर के अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर एक प्लस प्लेट है और एक माइनस, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर आपको शून्य मिलती है। तो ये भी आपसे कभी चर्चा में आ जाती है बातें। आगे बात देखते हैं हम लोग, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। एक थिन स्फेरिकल शेल ले लिया। स्फेरिकल शेल लेने का मतलब है खोखला गोला फुटबॉल, लेकिन ये कंडक्टिंग है तो कॉपर की फुटबॉल समझ लीजिए। अब इसके बाहर आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये निकालते हैं। तो आउटसाइड में ये जो आर है स्मॉल, ये कैपिटल आर से बड़ा हो जाए, तो फॉर्मूला लग जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी जस्ट ये कैसा काम कर रहा है कि ये मान लीजिए इसके सेंटर पे सारे चार्ज आ गए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा हो। सरफेस की बात करते हैं तो ये R इज इक्वल टू आर, यानी ये वैल्यू हो जाती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जैसे हम लोगों ने बातचीत की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 मिलेगा। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के चलिए। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बाहर E इज प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन आर स्क्वायर, जैसा आपको दिख रहा है। ये पूरी बात मैंने आपको क्लियर कर दी, समझा दी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत तेजी से रिवीजन आपका हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू।